नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कानूनी दस्तावेज की कहानी जानते हैं जिसने आधुनिक भारत के नक्शे को एक नया आकार दिया। एक ऐसा दस्तावेज जिसने एक राष्ट्र को जोड़ा तो सही, लेकिन साथ ही एक ऐसी राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया जो आज तक हमारे बीच मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अस्थायी यानी कि टेम्पोरेरी प्रोविजन 70 से भी ज्यादा सालों तक इतने बड़े संघर्ष का केंद्र बना रहा। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 1947 के उन उथल-पुथल भरे दिनों में वापस जाना होगा और एक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाना होगा। इस पूरी जटिल कहानी को समझने के लिए हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले विभाजन की पहेली को देखेंगे, फिर उस विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जानेंगे जो इसका समाधान था। हम जूनागढ़ और हैदराबाद के मामलों से सीखेंगे, कश्मीर की बिल्कुल अलग चुनौती को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे एक अस्थायी संवैधानिक पुल तक जा पहुंचा। सोचिए, 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो वो अपने पीछे सिर्फ आज़ादी ही नहीं बल्कि एक बिखरा हुआ उपमहाद्वीप भी छोड़ गए। इसमें 500 से ज्यादा रियासतें थीं जो अब अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए बिल्कुल आज़ाद थीं। असल में उस वक्त दो तरह के भारत थे। एक था ब्रिटिश इंडिया, जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था और जिसका भारत और पाकिस्तान में बंटना तय था, और दूसरा था 565 से ज्यादा रियासतों वाला भारत, जिनके राजा अपने भविष्य का फैसला खुद करने वाले थे। और उनके सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल विकल्प था। जरा सोच कर देखिए, सैकड़ों छोटे बड़े आजाद राज्यों को एक राष्ट्र में शामिल होने के लिए कैसे मनाया जाए। ये नए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। या तो एक मजबूत देश बनता या फिर देश छोटे छोटे टुकड़ों में हमेशा के लिए बिखर जाता। तो इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत के नेताओं ने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार कानूनी तरीका निकाला, विलय पत्र। ये दस्तावेज ही वो चाबी थी जिससे भारत को एक साथ जोड़ा जाना था। ये हर शासक को दिया गया एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट था जो उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का विकल्प देता था। और देखिए, ये सौदा शासकों के लिए काफी आकर्षक बनाया गया था। उन्हें सब कुछ नहीं छोड़ना था, बस इन 3 खास क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल छोड़ना था: डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन। बदले में वो अपने सभी अंदरूनी मामलों में पूरी तरह आज़ाद रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे वो अंग्रेजों के समय में थे। जहां ज्यादातर राज्यों ने जल्दी ही इस दस्तावेज पर साइन कर दिए, वहीं 3 बड़े राज्य ऐसे थे जो विवाद का केंद्र बन गए, और इन्हीं राज्यों ने इस कानूनी ढांचे की असली परीक्षा ली। ये टेबल उस समय के मुख्य संघर्ष को बिल्कुल साफ दिखाती है। जूनागढ़ को देखिए, शासक मुस्लिम, ज्यादातर आबादी हिंदू। शासक ने पाकिस्तान में जाने का फैसला किया, लेकिन जनता की राय यानी जनमत संग्रह के बाद वो भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद में भी शासक मुस्लिम और आबादी हिंदू थी। शासक ने आज़ाद रहने की घोषणा की, लेकिन मिलिट्री एक्शन के बाद वो भारत का हिस्सा बना। मतलब दोनों ही मामलों में शासक की इच्छा लोगों की इच्छा से टकराई। जूनागढ़ और हैदराबाद के इन अनुभवों ने सबसे जटिल और शायद सबसे महत्वपूर्ण मामले की जमीन तैयार की, जम्मू और कश्मीर। यहां स्थिति और भी ज्यादा पेचीदा थी। हिंदू महाराजा हरि सिंह मुस्लिम बहुल आबादी पर शासन कर रहे थे। वो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, जिससे एक खतरनाक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। उन्हें डर था कि भारत में शामिल हुए तो लोकतंत्र की मांग उठेगी और पाकिस्तान गए तो उन्हें हटा दिया जाएगा। और फिर अक्टूबर 1947 में सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के हमले ने महाराजा को भारत से सैन्य मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। भारत मदद के लिए तैयार हुआ, लेकिन एक शर्त पर, विलय पत्र पर दस्तखत। तो ये कोई शांतिपूर्ण बातचीत नहीं थी, बल्कि एक हिंसक हमले के बीच लिया गया एक बेहद जरूरी फैसला था। तो कश्मीर के इस तरह जल्दबाजी में हुए विलय ने एक बिल्कुल नई संवैधानिक चुनौती पेश की। विलय तो हो गया, लेकिन अब सवाल था कि इसकी शर्तों को संविधान में जगह कैसे दी जाए। विलय पत्र में लिखा ये एक वाक्य यही गेम चेंजर था। इसमें साफ साफ लिखा था कि महाराजा भारत के किसी भी भविष्य के संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका सीधा मतलब था कि कश्मीर उस भारतीय संविधान से बंधा नहीं था जो उस समय लिखा जा रहा था। और क्योंकि मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया था और भविष्य में जनमत संग्रह की बात हो रही थी, तो कश्मीर को प्रशासनिक तौर पर भारत से जोड़ने के लिए एक कानूनी पुल, एक बीच के रास्ते की जरूरत थी, जब तक कि इसका भविष्य तय न हो जाए। और वो पुल था आर्टिकल 370। इसे एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर संविधान में जोड़ा गया। इसका काम सीधा था,
विलय पत्र की उन्हीं 3 शर्तों यानी रक्षा, विदेश मामले और संचार का सम्मान करना जब तक कि कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता। एक तरह से यह विलय पत्र की शर्तों का ही संवैधानिक रूप था। लेकिन यहीं पर इस पहेली का सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प टुकड़ा सामने आता है। और यहीं पर कहानी एक अनोखा मोड़ लेती है। देखिए, आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही कर सकती थी, लेकिन 1957 में राज्य का संविधान बनाने के बाद वो संविधान सभा ही हमेशा के लिए भंग हो गई। मतलब जिस चाबी से ये संवैधानिक ताला खुलना था, वो चाबी ही हमेशा के लिए गायब हो गई और इस तरह एक अस्थायी प्रावधान दशकों के लिए कैद हो गया। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कैसे विलय पत्र, जिसे एकता के लिए बनाया गया था, एक ऐसी विरासत बना गया जो स्थायित्व के मतलब को ही चुनौती देती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे संकट के पलों में लिए गए फैसले एक राष्ट्र का निर्माण